हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 6 ज्योग्राफी का या क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर, क्लास 6 साइंस या क्लास 6 मैथ्स का, इन सभी सब्जेक्ट्स का कोई भी चैप्टर समझना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए आज स्टार्ट करते हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ से। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ। जैसे कि हमें पता है, पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ है। Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम अर्थ पर इसलिए ही रह पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। Everything in Earth's system can be placed into one of the four major subsystems: land, water, living things or air. These four subsystems are called spheres. तो ये जो अर्थ का पूरा सिस्टम है, इसको हम चार मेजर सब सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो चार मेजर सब सिस्टम्स? लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स और एयर। और इन चार सब सिस्टम्स को हम स्फीयर्स कहते हैं या डोमेन्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है। So there are four main spheres of Earth. कौन कौन सी हैं चार मेन स्फीयर्स? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो जो अर्थ का जितना भी लैंड कंपोनेंट है वो लिथोस्फीयर कहलाता है, और जितना वाटर कंपोनेंट है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है, और जितनी एयर है वो पार्ट होती है एटमॉस्फेयर का, और लिविंग थिंग्स कहलाते हैं बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स जैसे कि ये चाहे हम ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, ये सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। तो आइए इन चारों स्फीयर्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस पिक्चर को, इसमें चारों स्फीयर्स प्रेजेंट हैं। क्या क्या है देखिए, ये देखिए इधर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, ये सभी लिथोस्फीयर का पार्ट हैं। इसी तरह से जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हैं। और जितना भी एयर कंपोनेंट है ये ऊपर, ये एटमॉस्फेयर फॉर्म करती हैं। और इन तीनों स्फीयर्स की वजह से जो लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स की, ये सब लिविंग बींग्स पार्ट हैं बायोस्फीयर के। तो पहला स्फीयर है लिथोस्फीयर, जिसको जियोस्फीयर भी कहते हैं। सो व्हाट इज लिथोस्फीयर? द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, सॉलिड टॉप लेयर है जो अर्थ की, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। और ये किस चीज से बनी हुई है? ये बनी हुई है रॉक से, मिनरल से, और कवर्ड है सॉइल से, सॉइल की थिन लेयर से। All the natural forms such as mountains, hills, valleys, plains, plateaus, etc. constitutes the lithosphere. और जितनी भी ये लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, वैलीज हो गई, हिल्स, प्लेन, प्लेटूज, और भी जितने लैंड फॉर्म्स हैं वो पार्ट हैं लिथोस्फीयर के। तो फ्रेंड्स इधर देखिए इस पिक्चर को, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड टॉप लेयर है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर है। तो सॉलिड टॉप लेयर में क्या क्या है? एक तो ये लैंड मासेस हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, राइट। दूसरा क्या है? ओशंस हैं। अब अगर ओशंस का पानी हम निकाल दें तो नीचे जो ओशन फ्लोज हैं वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट हैं। तो लिथोस्फीयर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉन्टिनेंट्स और दूसरे हो गए ओशन फ्लोज। आइए अब कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में।
अब हर एक कॉन्टिनेंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एशिया की। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सातों कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। देखिए कितना बड़ा है कि हमारी अर्थ का 1/3 ऑफ द लैंड कवर करता है। 1/3 हिस्सा जो हमारी अर्थ का लैंड का है वो एशिया है। तो ये इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब नेक्स्ट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए हेमिस्फेयर्स के बारे में। देखिए ये इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फेयर। अब इसी तरह से ये प्राइम मेरिडियन है, ये भी 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहा है। इधर का हेमिस्फेयर कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो एशिया है वो कंप्लीटली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है ना। ये है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है एशिया। अब हम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो हमने देखा कि इक्वेटर तो पास थ्रू कर रहा है एशिया से। और कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो एशिया से पास करता है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से। और एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करता है एशिया से, वो है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कि एशिया और यूरोप ये कनेक्टेड है, राइट, ये जुड़े हुए हैं आपस में। पर इन दोनों को सेपरेट करता है यूरल माउंटेन्स। ये जो दोनों की बाउंड्री आपको ये दिखाई दे रही है, यहां पर है यूरल माउंटेन्स। और यूरोप और एशिया की अगर हम कंबाइंड हमने बात करनी होती है तो हम उनको बोलते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो ये हमने पढ़ा एशिया के बारे में। अब सेकेंड कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। देखिए इधर, जैसे कि हमें दिख रहा है यूरोप काफी छोटा है इन कंपैरिजन टू एशिया। The Arctic Circle passes through it and it is bound by water bodies on 3 sides. तो इससे यूरोप से सिर्फ आर्कटिक सर्कल ही है जो पास करता है। और यूरोप जैसे कि हमें दिख रहा है तीनों साइड से वाटर बॉडीज से ये घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी है ये वाटर बॉडीज? देखिए इधर, यहां पर है आर्कटिक ओशन, फिर इधर की तरफ है अटलांटिक ओशन और इधर की तरफ यूरोप घिरा हुआ है मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से और कैस्पियन सी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो हमने पढ़ा था कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एंड द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और जो इक्वेटर है वो ऑलमोस्ट अफ्रीका के बीच में से पास कर रहा है। लेट्स सी, एंड इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। मैं अभी आपको ये दिखाती हूं कि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास कर रहे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए पास कर रहा है अफ्रीका से, इक्वेटर तो बीच में से बिल्कुल जा ही रहा है उसके, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है अफ्रीका से। तो एक ऐसा, ये अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर से ये तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास करते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। तो अफ्रीका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कहीं ओशंस हैं तो कहीं सीज हैं। The Sahara Desert, which is the world's largest hot desert, is located in Africa. तो फ्रेंड्स, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में ही लोकेटेड है। देखिए आप इस पिक्चर में, देखिए कितना बड़ा डेजर्ट है ये, कितना पार्ट इसने अफ्रीका का कवर करा हुआ है। ये है सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। एंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल ऑल्सो फ्लोज थ्रू अफ्रीका। और जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है नाइल, वो भी अफ्रीका से ही फ्लो कर रही है। देखिए आप इधर इस पिक्चर में देखिए, देखिए कितनी लंबी रिवर है ये। ठीक है, ये है नाइल रिवर
and it flows through Africa. Now let's learn about next continent, North America. North America is the third largest continent of the world. तो North America थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का. पहला हमने पढ़ा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर एशिया से छोटा है अफ्रीका और अफ्रीका से छोटा है नॉर्थ अमेरिका. तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. देखिए इधर मैप को देखिए. जैसे कि हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दोनों ही कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं. ये लिंक्ड हैं. किससे? ये ऐसे एक ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, एक पतला सा लैंड जा रहा है, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पेनामा. And this continent lies completely in the northern and western hemisphere. जैसे कि हम देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच इज इस्थमस ऑफ पेनामा और ये लाई करता है नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो जो ये साउथ अमेरिका है ये ज्यादातर सदर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करता है. द एंडीज विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. देखिए फ्रेंड्स, ये जो एंडीज हैं ये दुनिया के सबसे लंबी माउंटेन रेंज है. और जैसे कि आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका के लेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ से लेके साउथ तक ये माउंटेन रेंज फैली हुई है. देखिए कितनी लंबी माउंटेन रेंज है ये द एंडीज. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन. तो जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजन है वो भी साउथ अमेरिका में ही है. जैसे कि आप इधर इस पिक्चर में देख सकते हैं. देखिए कितनी बड़ी रिवर है अमेजन, कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी. ये साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड है. ठीक है, अफ्रीका में हमने बात करी थी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल. अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर द अमेजन जो साउथ अमेरिका में है. नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर. तो ऑस्ट्रेलिया फ्रेंड सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. सातों कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है. और ये जैसे कि हम देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरा का पूरा कंप्लीटली लाई करता है सदर्न हेमिस्फेयर में. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशंस एंड सीज. इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट. देखिए इधर पिक्चर में देखिए, मैप में देखिए, ये चारों तरफ से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं. अब लास्ट कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका. अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर इज अ फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अब देखिए अंटार्कटिका जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में है ना, दिख रहा है ना हमें. और ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. पहला कौन सा था लार्जेस्ट? पहला था एशिया, फिर दूसरा है अफ्रीका, थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे है साउथ अमेरिका और फिफ्थ पे है अंटार्कटिका. और फ्रेंड्स सिक्स्थ नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? यस, यूरोप. और फिर सेवेंथ नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया. राइट, याद रखना ये. द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. और जो ये साउथ पोल है ये कॉन्टिनेंट जो हमारा ये अंटार्कटिका है इसके बिल्कुल बीच में है. अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स. अंटार्कटिका हमेशा आइस से कवर्ड रहता है और इसी वजह से यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है. यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि लोग यहाँ पर आकर रहें हमेशा के लिए. Many countries have research stations in Antarctica. सिर्फ वही लोग यहाँ पर रहते हैं जो इन रिसर्च स्टेशंस में काम करते हैं. बहुत सी कंट्रीज ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशंस बनाए हुए हैं, तो इसलिए वो थोड़े बहुत लोग जो इन रिसर्च स्टेशंस में काम करते हैं वही रहते हैं अंटार्कटिका में. इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशंस देयर. These are named as Maitri and Bharati.
इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन है इधर अंटार्कटिका में, कौन से? मैत्री और भारती। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो हमने सातों कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं, ये हमने कौन सी स्फीयर के बारे में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में। अब नेक्स्ट स्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे जो है हाइड्रोस्फीयर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर। All of the water on earth is known collectively as the hydrosphere. तो हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, जितना भी पानी है अर्थ पर, वो मिलकर बनाता है हाइड्रोस्फीयर। Water is found in all three states on earth, which are solid, liquid and gas. तो पानी हमारी अर्थ पर 3 स्टेट्स में मिलता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो? सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। इन लिक्विड फॉर्म वाटर इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशंस। ये तो हम सबको ही पता है कि लिक्विड फॉर्म में पानी पाया जाता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में और ओशंस में। और सॉलिड फॉर्म में ये पाया जाता है एज आइस एंड स्नो, राइट? And as gas, water is found as water vapors in the atmosphere. और गैस के रूप में पानी पाया जाता है वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर इन तीनों ही स्टेट्स में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। Now 97% of the earth's water is salt water present in the oceans and rest is fresh water. Yes friends, this is very important. देखिए, ये जो हाइड्रोस्फीयर है, इसका जो 97% है वो पानी सॉल्ट वाटर है, यानी वो नमकीन है, वो सॉल्टी है, और वो सारा पानी है ओशंस का। तो जो ओशंस का वाटर है वो सॉल्टी वाटर होता है और 97% कॉन्स्टिट्यूट करता है ये हाइड्रोस्फीयर का। अब जो बचा 3%, सिर्फ 3% ही है जो फ्रेश वाटर है, यानी वो ऐसा पानी है जिसमें सॉल्ट नहीं है, और यही फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे यूज के लिए सिर्फ 3% ही अवेलेबल है। इसलिए फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज वाटर जुडिशियसली, वी शुड कंजर्व वाटर। आइए अब हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं जो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। Oceans are the major part of hydrosphere and they are all interconnected. तो जैसे कि अभी हमने देखा है कि मेजर पार्ट है ओशंस हाइड्रोस्फीयर का, और ये आपस में सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड हैं, यानी आपस में जुड़े हुए हैं। The 5 major oceans are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size. तो 5 मेजर ओशंस हैं हमारे वर्ल्ड में। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट ओशन है, फिर उससे छोटा है अटलांटिक ओशन, फिर उससे छोटा है इंडियन ओशन, फिर उससे छोटा है सदर्न ओशन, और सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब मैं ये 5 ओशंस आपको मैप में दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है पैसिफिक ओशन, जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा ओशन है, इट इज द लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, ये इतना बड़ा है कि ये 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है, इतना बड़ा है ये पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये 2 जगह लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या ये 2 ओशन है? नहीं, ये एक ही ओशन है, ये इंटरकनेक्टेड है। देखिए, हम सबको पता है कि ये मैप है, तो एक फ्लैट सरफेस है अभी आपके सामने, पर जो हमारी अर्थ है वो स्फीयर है। ठीक है, तो ये पीछे से ऐसे इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं इसको मैप को गोल घुमाऊं तो ये ऐसे पीछे से इंटरकनेक्टेड है, एक ही ओशन है पैसिफिक ओशन। और ये पैसिफिक ओशन में जो हमारी डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है वो भी पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है, उसका नाम है मरीना ट्रेंच। ठीक है, वो भी पैसिफिक ओशन में है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी सबसे गहरा पार्ट जो है अर्थ का। और दूसरी बात अब समझने की है कि इस पैसिफिक ओशन के आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। अब नेक्स्ट ओशन के बारे में बात करते हैं, विच इज अटलांटिक ओशन। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। ठीक है, और इसकी शेप देखिए फ्रेंड्स, इसकी शेप है एस शेप। देखिए एस शेप का दिखाई दे रहा है ना ये, राइट? तो ये एस शेप का ओशन है। अब इसके आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है,
अफ्रीका है और यूरोप। नाउ थर्ड लार्जेस्ट ओशन इज इंडियन ओशन। यहाँ पर है इंडियन ओशन और ये एक इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर है। किसके नाम पर है ये? यस, हमारी भारत, हमारे इंडिया के नाम पर है इंडियन ओशन, राइट। और इसकी शेप देखिए, इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है ट्राइंगल, ट्राइंगुलर शेप है इंडियन ओशन की। अटलांटिक ओशन की हमने देखी थी एस शेप का है वो, इंडियन ओशन है ट्राइंगुलर शेप का। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं इसके आसपास? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट ओशन जो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वो है सर्दर्न ओशन। देखिए ये सर्दर्न ओशन जो है ये साउथ पोल को घेरता है, ये साउथ पोल में है और ये अंटार्कटिका के चारों तरफ है, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं, है ना। अब लास्ट ओशन कौन सा है? लास्ट ओशन है आर्कटिक ओशन। ये नॉर्थ पोल में है, इसे नॉर्थ पोल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ये ऊपर की तरफ है इधर, ठीक है। तो ये हमने पढ़े 5 ओशंस। तो यहां पर अब हमें समझ आ गया है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो अभी तक हम 2 स्फीयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हम तीसरी स्फीयर के बारे में बात करेंगे जो है एटमॉस्फेयर। The atmosphere includes all the gases surrounding the earth. We often call the atmosphere air. तो फ्रेंड्स, हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से काफी सारी गैसेस से घिरी हुई है। वो सारी गैसेस मिलकर बनाती हैं एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर को हम बहुत बारी सिर्फ एयर भी कहते हैं। अब देखिए जो ये गैसेस हैं उसमें से जो मेजर गैसेस हैं वो हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% of the atmosphere consists of nitrogen and 21% of the atmosphere consists of oxygen. तो ये दोनों जो गैसेस हैं ये मेजर गैसेस हैं, they make up the bulk of the atmosphere. अब जो रिमेनिंग 1% है वो मिलकर बनता है कुछ और गैसेस से। अदर गैसेस लाइक आर्गन which is 0.93% only, then carbon dioxide which is 0.03%. हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। तो ये जो बाकी 1% है ये इन गैसेस से मिलकर बनता है, जैसे कि आप इस पाई चार्ट में भी देख सकते हैं। देखिए जो मेजर, ये जो ऑरेंज कलर है ये मेजर है नाइट्रोजन 78%, और ये फिर रेड पोर्शन है ये है 21% ऑक्सीजन का, और ये जो बाकी का 1% है ब्लू पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है इन गैसेस का, जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। Humans and animals take oxygen and release carbon dioxide as they breathe. जैसे कि हम सबको पता है कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, चाहे हम हो या एनिमल्स हो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, राइट। अभी देखा था ना हमने, ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड इन टर्न दे रिलीज ऑक्सीजन। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एटमॉस्फेयर में से अपना फूड बनाने के लिए, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे तो हमारे लिए इतनी ऑक्सीजन कहां से आएगी कि हम और एनिमल्स उसको इनहेल कर पाए। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की? कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इट क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, thereby keeping the planet warm. तो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, हमारे एटमॉस्फेयर में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। दिन में हमारी अर्थ को सूरज से हीट मिल रही होती है, सनलाइट मिलती है, तो उससे हीट मिलती है, तो हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो जाती है दिन में, ठीक है। अब जब रात आती है तो अर्थ वो हीट थोड़ा रिलीज करना शुरू करती है जिससे कि वो ठंडी होनी शुरू होती है। पर जो एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, ये जो गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये उस हीट को, सारी हीट को
रेडिएट यानी कि उसको पूरी तरह बाहर नहीं निकलने देती है एटमॉस्फेयर से, वो उतनी हीट ट्रैप कर लेती है जिससे हमारी जो अर्थ है वो वार्म रहती है। जब अर्थ वार्म रहती है तो हम उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो जो हमारी अर्थ है वो बहुत ठंडी हो जाएगी, उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाएगा, अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी जिससे कि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जिससे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है और हम अर्थ पर सर्वाइव कर पाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। अब तीसरी गैस है नाइट्रोजन। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब ये जो प्लांट्स है उनको जरूरत होती है नाइट्रोजन, बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। पर ये जो प्लांट्स हैं ये डायरेक्टली एयर से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। तो कैसे मिलती है फिर इनको नाइट्रोजन? बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. तो एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में और कुछ प्लांट्स की रूट्स भी ऐसी होती हैं जो एयर से नाइट्रोजन लेती हैं और उसको चेंज करती हैं, उसको ऐसी फॉर्म में लाती हैं जिससे कि प्लांट्स उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो जो ये नाइट्रोजन है ये प्लांट्स के लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें समझनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। तो एटमॉस्फेयर देखिए कितनी हाइट है उसकी, एटमॉस्फेयर की 1600 किलोमीटर्स, इतनी ज्यादा हाइट है। एंड द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। और एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, कंपोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और बाकी अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। कौन कौन सी लेयर्स हैं ये? सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट इज मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। फ्रेंड्स, अगर आप इन पांचों लेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। The density of the atmosphere varies with height. It is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up. एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो चेंज होती है हाइट के साथ, वेरी करती है हाइट के साथ। ये मैक्सिमम है सी लेवल यानी ग्राउंड लेवल पर और डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे कि हम ऊपर जाते हैं। ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अभी जब हम हैं तो हम ग्राउंड लेवल पर हैं, सी लेवल पर हैं, यहाँ पे हमें ब्रीदिंग, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, लेट्स से हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहां पर हमें ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो कम हो गई है जैसे जैसे कि हम ऊपर गए। वो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो थिन होती चली जाती हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है जब हम बहुत ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। यस फ्रेंड्स, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, कम होता चला जाता है जैसे जैसे कि हम ऊपर जाते हैं। देखिए अभी हम कौन सी लेयर में हैं? हम होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। हम सब प्लेन्स पर रहते हैं, पर अगर हम हिल्स पर जाते हैं तो वो टेम्परेचर वहां का कम हो जाता है, राइट? प्लेन्स पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हिल्स की तरफ वो टेम्परेचर गिरता चला जाता है, ठंड होती है वहां पे। Even though it seems like air is made of nothing, it consists of particles too small to be seen. Friends, वैसे तो हमें लगता है कि एयर में कुछ है नहीं, इन द सेंस कि हमें कुछ दिखाई नहीं देते पार्टिकल्स, राइट? पर इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल दीज पार्टिकल्स हैव वेट दैट पुश डाउन ऑन अर्थ। और इन सभी पार्टिकल्स का मिलकर वेट भी होता है जो हमारी अर्थ को नीचे पुश करते हैं। And this weight of air above us is known as air pressure. और इस वेट को ही जो अर्थ को नीचे पुश कर रहा है उसको कहा जाता है एयर प्रेशर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है और इसी मूविंग एयर को कहा जाता है विंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने पढ़ा तीसरी स्फीयर ऑफ अर्थ के बारे में जो है एटमॉस्फेयर। अब हम बात करेंगे
fourth main sphere of the earth, which is biosphere. Biosphere includes all living things on the earth such as humans, plants, animals, fungi और single celled organism. देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने 3 स्फेयर्स पढ़ी थी, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों स्फेयर्स की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, हम लोग जी पा रहे हैं। और ये जो लाइफ है, ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, चाहे हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगई या एक छोटा सा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, ये सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर को। इट इज इन दिस स्फीयर दैट लाइफ विच इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। और इसी बायोस्फीयर में ही लाइफ जो बिल्कुल यूनिक है हमारे प्लैनेट के लिए, वो एग्जिस्ट करती है। And all the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. Yes, बिल्कुल सही बात है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ी मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, या हम इसको 4 मेन स्फीयर्स ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो।